हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हाई स्टोरी में। दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक्स जो है पढ़ रहे हैं और मैंने क्लास 6 से जो है स्टार्ट किया है। तो क्लास 6 का हमने 3 चैप्टर जो है क्लियर कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो चैप्टर 4 से स्टार्ट होगा। उसका नाम है आरंभिक नगर। तो आरंभिक नगर की हम बात करते हैं तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी सामने आती है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को जानने का है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ने देखा भी होगा, अगर आप मेरे चैनल की सभी वीडियो देखते हैं, कि मैं हर वीडियो के लास्ट में एक टिप्स ज़रूर देती हूँ। तो आज की टिप्स अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारी टिप्स का लाभ उठाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमारे पार्ट का नाम है आरंभिक नगर। तो आरंभिक नगर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता सामने आती है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कब बसी, कहाँ कहाँ उसका जो है स्थल थे, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक उसका टाइम पीरियड माना गया है। इसका आकार जो था वो त्रिभुजाकार माना गया है और इसका क्षेत्रफल जो है वो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो इतने बड़े एक क्षेत्रफल में ये फैली हुई थी। तो इसको अगर हम मैप के हिसाब से देखें तो ये रहा, इसका सारे स्थल जो है दिखाए गए हैं कि दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग, इन सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सिंधु घाटी के कुछ प्रमुख स्थल है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम इसके थोड़ा सा नक्शा बस देख लेते हैं। तो इसका उत्तरी भाग अगर हम देखें तो ये है मांडा, जो इस्लामाबाद में है, और पूर्वी भाग आलमगीरपुर, और दक्षिणी भाग अगर हम देखें तो वो सबसे नीचे देमाबाद इधर है, और पश्चिमी भाग सूदकांगेडोर, ये पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है। ठीक है, तो ये जो इसके प्रमुख बीच बीच में दिए गए हैं, कौन सी नदी के किनारे कौन सा जो है इसका प्रमुख स्थल थे, उन सभी के बारे में हम वैसे बाद में बात करेंगे। तो ये अभी हम इसको मोटा मोटा देख लेंगे कि ये एक त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ था। ठीक है, तो ये त्रिभुजाकार इसकी आकृति बनती है जिसमें इसका पूरा फैलाव था। तो ये तो हमने इसका मैप देख लिया। तो अब हम बात करते हैं, थोड़ी इसके बारे में जानकारी लेंगे कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, इसकी खोज किस किस प्रकार से हुई, कहाँ कहाँ से इसका क्या क्या हमको मिला है। तो बात करते हैं, सबसे पहले हमें हड़प्पा की जानकारी कहाँ से मिली, कब मिली और क्या क्या उसकी प्रक्रियाएँ रही थी। तो चार्ल्स मैनन ने सबसे पहले 1826 ईस्वी में हड़प्पा के टीलों के बारे में लिखा था। तो सबसे पहले जो ये सामने आया इसकी हड़प्पा सभ्यता के बारे में वो 1826 में आया था। फिर उसके बाद काफ़ी बीच का लंबा गैप रहा, लेकिन 1856 ईस्वी में जब कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का जो है कार्य चल रहा था, तो उस क्रम में हड़प्पा के टीलों से ईंट निकालते समय जॉन विलियम ब्रेंटन को कुछ वस्तुएं मिली थी। मतलब वहाँ पर जब खुदाई चल रही थी, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस टाइम पर जॉन विलियम ब्रेंटन को वहाँ पर कुछ वस्तुएं मिली, जिनको उन्होंने खोदाई करने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के में भेज दिया। तो वहाँ के जो सर्वेयर थे उस टाइम पर कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंगम, तो उनके पास भेज दिया, परंतु उनको इस चीज़ के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी, तो इसलिए वो इसका महत्व नहीं जान सके और उन्होंने उस टाइम उनके बारे में कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किसने सिंधु सभ्यता के महत्व को नहीं समझा। तो इसका आंसर हम देंगे कि अलेक्जेंडर कनिंगम को उसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो इनको महत्व को नहीं समझ पाए। अब फिर उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, तो हड़प्पा स्थल सबसे पहले खोजा गया था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, तो सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोजा और 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। क्योंकि सभ्यता के अवशेष सिंधु घाटी से मिले थे, मतलब सिंधु जो नदी है उसके आसपास जो है इसके नगर पाए गए, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका नाम क्यों रखा गया। ठीक है, तो
केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिली थी। मतलब इसके जो है 40 बस्तियां तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास मिली और 1100 बस्तियां सिंधु तथा गंगा के बीच के मैदानों में स्थित थी, जहां कभी सरस्वती नदी बहा करती थी, जो आज लुप्त हो चुकी है। तो कुछ विद्वान इसीलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते थे, क्योंकि वहाँ पर भी उसके अवशेष थे, उस टाइम पर वो नदी वहाँ पर बहती होगी। तो इसीलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसके काफ़ी नाम रखे गए। ठीक है, तो अब बात करते हैं नगर योजना की कि वहाँ पर नगर कैसे थे। तो ये जो सभ्यता थी, मतलब देखो सबसे प्राचीन सभ्यता इसको माना गया है, लेकिन ये ग्रामीण नहीं थी, यह एक नगरीय सभ्यता थी। सभी नगरों में सड़कें जो थी पक्की हुआ करती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी, जैसे हम चौराहा बोल देते हैं, वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। और घरों के जो दरवाजे थे वो सड़क पर न खुलकर, मतलब वो मेन रोड पे नहीं खुलते थे, वो विपरीत दिशा में गली पर उनका जो है द्वार होता था, सड़क पर वो नहीं खुलते थे। ठीक है, घरों में लगी ईंटों, दीवारों की जो ईंटें हैं उनका अनुपात जो है 1:2:4 होता था। तो जो ईंटें उस टाइम पर यूज़ की गई है उनका ये रेशियो है। और दरवाजे और खिड़कियाँ लकड़ी और चटाई की बनी हुई होती थी और फर्श भी वहाँ उस टाइम पर किया जाता था। देखो मतलब कितने डेवलप थे वो लोग, उस टाइम पर भी फर्श किया करते थे और मिट्टी को कूट कूट कर उसे अच्छे से प्लेन कर दिया जाता था और उस पर लिपाई भी की जाती थी। तो उस टाइम पर भी फर्श और खिड़की, दरवाजे, बेड, इन सब चीज़ों का वो इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, और लिपाई भी वो किया करते थे। तो इमारतें 3 श्रेणी में बांटी गई थी, मतलब जो घर थे उनको 3 भागों में उन्होंने बांटा था। तो पहले होते थे निजी घर, जो बड़े घर माने गए हैं। घर जो थे 3 श्रेणियों में बांटे गए थे। निजी घर होते थे, बड़े मकान होते थे और बड़ी सार्वजनिक संरचनाएं भी उस टाइम पर होती थी, मतलब बड़ी इमारतें। और उस टाइम पर इमारतें ये नहीं थी कि भाई एक मंजिला ही होती थी, उस टाइम पर भी 2 मंजिला 3 मंजिला इमारतें बनाई गई थी। और घर में कुएं होते थे, स्नान घर होते थे और सार्वजनिक स्नान घर भी वहाँ पर पाया गया है। ठीक है, और सभी घरों में आंगन में एक कुआं हो करता था। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पर स्नान घर पाए गए हैं, फर्श होता था, लिपाई की जाती थी और माप तोल के लिए बट्टे व अन्य आकार में गोलाकार या घनाकार जो है बाट पाए जाते हैं। ये किस चीज़ के बने होते थे? ये चार्ट तथा जैस्पर या अगेट के बने होते थे। और पहले इन्हें बांटा किस हिसाब से गया था? जैसे इनको दुगना कर दिया जाता था। जैसे पहले जो बाट होगा 1, उसका दुगना 2, फिर उसका दुगना कर दिया 4, उसका दुगना कर दिया 8। तो ऐसे ही दुगने होते जाते थे। उसके बाद 160 से आगे के 60 के दाशमी गुणांक में जैसे 320, 640, 1600, 6400 आदि इनको कंटिन्यू बढ़ाया जाता था आगे। और 16 छटाक का एक शेयर होता था तथा 16 आने का 1 रुपया माना जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं शिल्प उद्योग की, मतलब क्या क्या चीज़ वो बनाते थे और किस धातु से बनाया करते थे, क्या उपयोग किया जाता था। तो उस टाइम की बात है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग कहा गया है, क्योंकि उस टाइम पर इसी धातु का प्रयोग किया जाता था। औजार, बर्तन, हथियार आदि बनाने के लिए मिश्रित या शुद्ध तांबे का प्रयोग किया जाता था। कभी कभी तांबे में टीन मिलाकर कांसा भी बना लिया जाता था, जिससे पात्र बनते थे। कांसे से शीशे के बाट बनाए जाते थे तथा छोटी छोटी तस्तरियाँ बनाई जाने लगी थी। आभूषण बनाने के लिए सोने और चांदी का उपयोग किया जाने लगा था। मतलब उस टाइम पर भी जो आभूषण थे वो सोना और चांदी के बनाए जाते थे। देखो उस टाइम पर भी रत्नों का कितना महत्व हुआ करता था, लोग बाग साज सज्जा का ध्यान कितना रखते थे। जैसे आज भी ज्वेलरी आज तो खैर आर्टिफिशियल भी पहनते हैं लोग, महंगा इतना हो चुका है सोना, बट उस टाइम पर सोना चांदी का आभूषण में उपयोग ज़्यादा होता था। रत्नों का, उपरत्नों के मन के व बाट बनाने में ये प्रवीण थे, मतलब ज्वेलरी वगैरह बनाते थे, है ना, बाट वगैरह, मन के भी एक आभूषण के उसमें आता है, मतलब इनको वो बनाने में एकदम दक्ष थे, एकदम अच्छी क्वालिटी के बनाया करते थे। ठीक है, तो 250 से अधिक मुद्राएं पाई गई हैं जो सेल खड़ी की बनी हुई है। और इन पर क्या क्या अंकित किया जाता था? इन पर पशु चित्र बने हुए हैं, किसी पर एक श्रृंगी बने हुए हैं, सांड बने हुए हैं, है ना, हाथी, घोड़े आदि सभी जानवरों के चित्र पाए गए हैं।
उनकी उस टाइम की मुद्राओं पर। ठीक है, और मुद्राओं पर और क्या क्या मिला है? मुद्राओं पर कुछ मुद्राओं पर पेड़, अर्धमानवीय और मानवीय आकृति भी, मतलब मानव को चित्रित भी किया जाता था, और उनके बारे में भी उससे हमें जानकारी वहाँ के सिक्कों से मिल जाती है। और यातायात के लिए, परिवहन के लिए वो क्या प्रयोग करते थे, क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मृत भांड है और कुछ मुद्राओं पर जहाज़ तथा नौकाओं के चित्र पाए गए हैं। मतलब उस टाइम पर भी नदियाँ हुई करती थी और नाव का वो प्रयोग करते थे। नाव का वो प्रयोग करते थे, जैसे लोथल में डॉकयार्ड पाया गया है, बंदरगाह वहाँ पे मिले हैं, तो उन्होंने भी नाव वगैरह बनाना सीख लिया था, व्यापार वो किया करते थे। इसीलिए एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नाव का प्रयोग करते थे वो लोग। एक जलयान या नौका का भी चित्र वहाँ पर मिला है, जो एक मिट्टी का मॉडल है, लोथल से मिला है। और मतलब नॉर्मल परिवहन के लिए वो बैलगाड़ी, मिट्टी की बनी हुई में बैलगाड़ी की आकृति मिली है, तो इसका मतलब वो बैलगाड़ी का भी प्रयोग किया करते हैं। मतलब वहाँ से जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हुई है, तो उनसे हमें क्या पता चलता है कि इस टाइम पर इन चीज़ों का प्रयोग हुआ करता था। मान लीजिए आज का टाइम है, अगर कभी आगे जाके ये चीज़ सब समाप्त हो जाए तो उसके अवशेष आगे जाके मिलेंगे कि क्या हम यूज़ करते थे। उन सब चीज़ों का जो वो खोद के यहाँ से निकालेंगे तो वो चीज़ चलन में होगी, तभी तो उनको मिली होंगी। तो वही चीज़ें हैं, उस टाइम पर जो आकृति अवशेष हमें मिले हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि वो किन किन चीज़ों का प्रयोग किया करते थे। अब बात करते हैं कृषि की। तो कृषि में कुल 9 फसलों के उगाए जाने के हमें साक्ष्य मिले हैं, मतलब 9 फसलों के अवशेष जो है हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें जौ, चावल, सरसों, तिल, चना, कपास, मटर, जुगसी जिसको सरसों जैसे बिना पहचानी गई भी फसलें वहाँ पर पाई गई है। ये प्रमुख फसलें हैं जिनके बारे में हमें जानकारी वहाँ से मिली है। और सिंचाई के साधनों में जो है जलाशय तथा कुएँ थे, मतलब सिंचाई करने के लिए वे जलाशय का प्रयोग करते थे, कुओं का प्रयोग करते थे। परंतु वहाँ पर जो है वो सिंचाई के साक्ष्य नहरों से बिल्कुल नहीं मिले हैं, मतलब वहाँ पर नहरों के अवशेष नहीं पाए गए हैं कि भाई नहरों से भी सिंचाई की जाती। और मोहनजोदड़ो और बनवाली में तो हल्के मिट्टी के जो है मॉडल पाए गए हैं, और इससे पता चलता है कि हल भी चलाया जाता था, और उनके मॉडल हमें मिट्टी के वहाँ से प्राप्त हुए हैं, बनमाली से और मोहनजोदड़ो से। वहाँ से जो मोहरें पाई गई हैं वो अनेक जानवरों जैसे भेड़, बकरियाँ, कुबड़ वाला सांड प्रमुख हैं इनमें, भैंस आदि, जैसे हाथी आदि के चित्र भी अंकित उनकी मोहरों पर मिले हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पर ये जानवर वहाँ पर थे। और चित्तीदार हिरन, पांडा, जंगली सुअर आदि की हड्डियाँ भी हमें प्राप्त हुई हैं। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि इन जानवरों के बारे में उनको ज्ञान था। और ऊँटों की हड्डी बड़ी मात्रा में पाई गई थी, लेकिन किसी भी मुद्रा पर उसका चित्र अंकित नहीं मिला है, मतलब पूर्णतः जानकारी नहीं है कि ऊँट था उस टाइम पर। अब देखते हैं घोड़े की मिट्टी की आकृति नौसारो तथा लोथल में पाई गई। इनकी हड्डी लोथल, सूतकोटा, कालीबंगा से मिली, परंतु स्पष्ट चित्र प्राप्त नहीं, स्पष्ट जानकारी नहीं है कि घोड़ा और ऊँट उस टाइम पर थे या नहीं। तो कालीबंगा व रंगपुर से कच्ची ईंट के साक्ष्य मिले हैं। और कुछ प्रमुख चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बता दी, इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। कैसी इनकी नगर योजना थी, कैसे इनका शिल्प उद्योग था, कृषि कैसे किया करते थे, परिवहन इनका कैसा था। ठीक है, और इसके जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में हम जानकारी मैं अपनी अगली वीडियो में आपको दूंगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती, इसलिए मैंने आपको इतना ही इस टॉपिक के बारे में बताया। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए मैंने इस वीडियो को यहीं पर पुश कर दिया है। तो अगली वीडियो में इसके आगे का आपका जो सेशन बचा हुआ है, इसके जो स्थल बचे हुए हैं, जो कौन कौन सी प्रमुख जगह है, उनके बारे में हम उसके बारे में बात कर देंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी हड़प्पा सभ्यता की कुछ प्रमुख जानकारी की। अब बात करते हैं हम हमारी टिप्स की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर वीडियो के लास्ट में आपको टिप्स दी जाएंगी।
तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है टिप्स में कि हम डरते क्यों हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। सब अलग अलग चीज़ों से डरते हैं, कोई किसी से, ठीक है। तो ये जैसे बचपन में बच्चों को डरा दिया जाता था, भाई भूत है, वो उससे डर जाते थे। थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे, पढ़ाई से डरने लगते हैं। थोड़े बड़े हुए फिर एग्ज़ाम का डर, जॉब का डर, मतलब डर बढ़ता ही चला। तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के डर बने हुए हैं। तो आज हम इन्हीं डर के बारे में बात करेंगे कि अपने डर को दूर करने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना होगा, क्या क्या बातें हमें अपने जीवन में उतारनी होगी, जिससे हम अपने जीवन को सरल बना सके। तो बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट की, कि अपने हेजिटेशन को दूर करना। हम क्या होता है, हम सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे। हम कुछ भी बोलने से पहले सोचेंगे पता नहीं सामने वाले को कैसा लगेगा। तो ये भी तो हमारा एक तरह का डर ही है। हमें अपने तरफ से अच्छा बोलना चाहिए ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे, ठीक है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला क्या सोच। अगर हम कोई सही बात कर रहे हैं तो सामने वाला क्या सोचेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमें तो अपना बेस्ट देना है, ठीक है। तो हम जिस चीज़ में यूनिक है तो हमें उस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए और उस चीज़ में अपनी हेजिटेशन दूर करनी चाहिए, उसी क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो नंबर 2 बात करते हैं, सामने वाले की क्या प्रतिक्रिया होगी, हमें उसे फेस करना सीखना होगा। बहुत बार ऐसा होता है हम अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, है ना, या रिश्तों में अच्छा नहीं कर पाते। तो सामने वाले को हमें फेस करना सीखना होगा, सामने वाले से उसके सामने अच्छे से खुद को प्रेजेंट करना होगा, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि हाँ हमें अपनी गलती महसूस नहीं हुई। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो हमें हाँ उसके लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए या उससे कुछ सीखना चाहिए। जो गलतियों से सीखते हैं वो ही आगे बढ़ पाते हैं। एक गलती बार बार करने वाले इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। तो हमें अपनी सभी गलतियों को, अपने द्वारा किए गए कोई भी अगर हमें कमी है तो उसे दूर करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, उन चीज़ों को फेस करना चाहिए और खुद का 100% देना चाहिए। नंबर 3 बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए हमें। जैसे बहुत बार ऐसा होता है हम एग्ज़ाम में जा रहे हैं एकदम डरे हुए हैं, भाई आज तो एग्ज़ाम है, बस पता नहीं क्या हो जाएगा एग्ज़ाम में, है ना। तो हमें ये वाली चीज़ नहीं रखनी, खुद को शांत रखना चाहिए। खुद को हम जितना शांत रखेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, उतना ही हमारा जो है माइंड अच्छे से काम करेगा और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर हम इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उसका जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उनके आंसर को रिलैक्स होकर आराम से दे पाएंगे। पर जितना हम अशांत होंगे, हमारा माइंड सेट नहीं होगा, तो हम उस चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो हमें अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए अपनी चीज़ों को बहादुरी के साथ। ये नहीं डरे हुआ नहीं होना चाहिए, पता नहीं कि सामने वाला क्या समझेगा, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। सही रहो, अच्छे से किसी चीज़ को प्रेजेंट करो, गलत मत बोलो, ठीक है। तो उसमें गलत क्या है। अगर हम हर चीज़ को बहादुरी से फेस करेंगे तो हम अपना 100% दे पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 4 की, हमें खुद को अच्छे से प्रेजेंट करना सीखना होगा, ठीक है। हमें हर चीज़ में खुद को प्रेजेंट करना सीखना होगा, हेजिटेशन को दूर करना होगा। हमें अपनी हेजिटेशन दूर करके खुद को इम्प्रूव करना सीखना होगा। मतलब हमारी जो गलतियां हैं और हमारा जो हेजिटेशन है उसे धीरे धीरे हमें दूर करते हुए खुद को इम्प्रूव करना है, नई नई चीज़ों को सीखना है हमें। अगर हम सामने आने वाली कंडीशन के अनुरूप खुद को प्रिपेयर करके चलेंगे, मान लीजिए हमें प्रेजेंटेशन देनी है, तो हम क्या करेंगे, बहुत से लोग होते हैं पहले उसे अच्छे से लिखेंगे, प्रिपेयर करेंगे, आईने के सामने खड़े होकर कई बार बोलेंगे। तो ये होता है खुद को सामने आने वाली कंडीशन के लिए तैयार करना, ताकि हम परफेक्ट बन सकें। हम एक बार गलती करेंगे, 2 बार गलती करेंगे, पर जब हम लगातार प्रिपरेशन करते रहेंगे, तैयार करते रहेंगे खुद को, तो एक दिन हम एक्सपर्ट ज़रूर हो जाएंगे, हम अच्छे से उस चीज़ को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों से हमें खुद को सुधारना होगा, खुद में बदलाव लाने होंगे। तो ये थी आज की मेरी कुछ टिप्स जो आपकी लाइफ में आपको हेल्प कर सकती है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी और आप शायद उनको फॉलो भी करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय मुझे देने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। आशा करती हूँ आज का टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया और आज की जो टिप्स मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। और मैं यही कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आ सके, मेरा पढ़ाया हुआ आपको काम आ सके।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए रेड बटन पर सब्सक्राइब है लिखा है, इसको आप दबा लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे मेरी वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरी बात सुनने के लिए, मेरे चैनल को देखने के लिए, मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए। आशा करती हूँ जैसे आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही मैं भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बता पाऊँगी और मेहनत करूँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नए सेशन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय दोस्तों।